Welcome to Solanki Nursing Classes. Today we discuss about the GI disorder, gastrointestinal disorder में सबसे पहला अपन डिजीज कंडीशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसका नाम है पेप्टिक अल्सर। तो सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करता हूँ टॉपिक को। मैं आपको बता देता हूँ कि आज अपन क्या इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे, डेफिनेशंस को अपन इंक्लूड करेंगे, साथ में इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, साइंस सिम्टम, इसकी ईटियोलॉजी, इसके रिस्क फैक्टर्स, एंड देन अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं इसका डायग्नोसिस कौन कौन से होते हैं, उन सबको अपन डिस्कस करेंगे। और लास्ट में इसका रहेगा अपना मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के अंदर भी आपको मैं इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, एक एक ड्रग्स के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी ड्रग्स इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं और ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है। और साथ ही ये बहुत ही शॉर्ट और इजीली नोट्स आपके लिए मैं प्रिफर करने वाला हूँ। देखिए इस तरीके से मैनेजमेंट के अंदर लास्ट में पढ़ेंगे मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग। इस टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा फॉर द सेकंड पार्ट में डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी जो ड्रग्स मैं बता रहा हूँ ये पूरी जीआईटी सिस्टम में आपके काम आने वाली, तो एक पन दो काम होने वाले। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, और कहते हैं ना सीधी बात नो बकवास। चलो, पेप्टिक अल्सर क्या होता है? इरोजन ब्रेकडाउन ऑफ जीआई म्यूकोसा लेयर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की म्यूकोसा लेयर, यानी कि जो गैस्ट्रिक होता है, जो स्टोमक होता है, उसकी सबसे इनर लेयर जो होती है इसको बोलते हैं म्यूकोसा लेयर। इसका क्या होता है सर? इरोजन हो जाता है। इसका इरोजन होता है या फिर इसको क्या बोलते हैं, इस लेयर का ब्रेकडाउन हो जाना, इसको मैंने बोल दिया पेप्टिक अल्सर बोल दिया। ये क्यों होता है? तो सर आपको पता है कि जीआई सिस्टम के अंदर आपको पता है कि यहाँ से एचसीएल का सिक्रेशन होता है। ये एचसीएल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, इनर लेयर को क्या करेगा सर, इनर लेयर को ये ब्रेकडाउन करना स्टार्ट कर देता है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। तो यही पर लिखा है ड्यू टू डाइजेस्टिव एक्शंस ऑफ एचसीएल एंड पेप्सिन। दैट इज इंट्रोडक्शन और अपना डेफिनेशन पार्ट कंप्लीटेड। नेक्स्ट अपन डील करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर देखिए, क्लासिफिकेशन में अपन बात करेंगे गैस्ट्रिक अल्सर और होता है दूसरा डुडेनल अल्सर। ये होता है अकॉर्डिंग टू साइट, यानी किस जगह पर अल्सर हो रहा है स्टोमक के अंदर, उस अकॉर्डिंग इसके नाम दिए। तो पहला होता है गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरा होता है डुडेनल अल्सर। ये दो टाइप्स होते हैं इंपॉर्टेंट। अब गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है कितना होता है, ये अपने को देखने को मिलता है 15% जो अल्सर होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। डुडेनल अल्सर कितना होता है, 80% देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि सर गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है वो 15% होता है, कौन से पार्ट में होता है? तो आपको मैं बता देता हूँ, ये इसोफेगस होती है, ये आपका स्टोमक का पार्ट इस तरीके से अपन बनाते हैं, यहाँ इस तरीके से बनाते हैं। इस वाले पार्ट में ये होता है सर, इस वाले कार्डियक स्फिंक्टर, इस वाले पार्ट यहाँ पर जो अगर ये क्या होता है अल्सर होता है इस तरीके से, ये लेयर इनर लेयर क्या होती है सर, डिस्ट्रक्शन हो जाती है और यहाँ पर इरोजन हो जाता है। यहाँ पर होने वाला इसको अल्सर बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर बोलते थे। और दूसरा अगर बात करते हैं, इस तरीके से अपन बात करते हैं, ये स्टोमक आगे कंटिन्यू किस में होता है, ड्यूडेनम के अंदर होता है। तो इस वाले ड्यूडेनम का जो पहला पार्ट है, इस पार्ट में अगर अल्सर बनता है इसको बोलते हैं ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइट ये हो गया सर गैस्ट्रिक अल्सर, ये हो गया ड्यूडेनल अल्सर। ये होता है 15%, ये होता है 80%। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अदर टाइप्स ऑफ अल्सर। इसके अलावा कुछ अदर टाइप्स भी होता है अल्सर के। कौन कौन सा होता है, पहले अपना नाम देखते हैं। कुशिंग अल्सर होता है, बैरेट अल्सर होता है, कर्लिंग अल्सर होता है। अब देखिए कुशिंग अल्सर क्या होता है और किस वजह से होता है। तो अगर मानो ब्रेन के अंदर कोई ट्रॉमा, हेड इंजरी होगी, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से क्या होता है हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और आईसीपी बढ़ने से क्या होता है सर, वेगस नर्व हमारी स्टिमुलेट हो जाती है। और वेगस नर्व के स्टिमुलेशन होने से जो कि 10th क्रेनियल नर्व होती है हमारी, वो क्या करती है सर, गैस्ट्रिक के अंदर जो भी पार्ट, गैस्ट्रिक का जो भी एक्टिविटी होती है उसको बढ़ा देती है। तो वहाँ पर एचसीएल का सेक्शन भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जितना ज़्यादा एचसीएल निकलेगा उतने ज़्यादा क्या होगा सर, इरोजन होने की संभावना बढ़ेगी, उससे अल्सर होगा, उसको बोल दिया कुशिंग अल्सर। ओके, नेक्स्ट होता है बैरेट अल्सर। बैरेट अल्सर क्या होता है, तो सर आपको पता है इसोफेगस में अगर क्या होता है, अगर ये अल्सर बन जाते हैं, इसोफेगस में अगर अल्सर बन जाते हैं इसको बोलते हैं बैरेट अल्सर। ये हो गया कंप्लीटेड। तो इसोफेगस का अल्सर क्या कहलाता है, बैरेट अल्सर कहलाता है। तीसरा लिखा हमने कर्लिंग अल्सर। कर्लिंग अल्सर क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ये मानो कोई पेशेंट है, बहुत ज़्यादा जल गया है, बहुत ज़्यादा बर्न हो गया है, बहुत ज़्यादा बर्न होने से क्या होगा, इसकी पूरी बॉडी में क्या होता है सर, स्ट्रेस पैदा हो जाता है, उस तनाव की वजह से क्या होते हैं अल्सर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कर्लिंग अल्सर। तो ये मैंने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ अल्सर कंप्लीटेड। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मेरे नोट्स अगर अच्छा आपको लग रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना कि सबको पता चले कि मेहनत क्या होती है और सीधी बात नो बिकॉज क्या होती है, वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट में अपन बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी। ये जो हो रहा है उसका कारण क्या है सर, मेन एंड मोस्ट कॉमन कॉज 100% अगर मैं बात करूँ वो कौन होता है सर, एच पाइलोरी, यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है जिसका शेप कैसा होता है, स्पाइरल शेप का होता है, जो कैसा होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। इसकी वजह से क्या होता है सर, ये अल्सर कॉज होते हैं। ये क्या करता है सर, एच पाइलोरी बैक्टीरिया क्या होता है, इरोजन करने का काम करता है और वहाँ पर अल्सर होते हैं इस वजह से। तो ये हो गया हमारा ईटियोलॉजी कंप्लीटेड।
नेक्स्ट वन बात करते हैं रिस्क फैक्टर। सर ऐसा भी हो सकता है कि इसके अलावा भी और कोई कॉज कर सकता है अल्सर? हाँ जी कर सकता है ना। साइड इफेक्ट ऑफ एनसेड, आपको पता है कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें आपने क्या पढ़ा सर, आप पढ़ते हैं इबुप्रोफेन है, फ्लैक्सोन, जो सारी एनाल्जेसिक ड्रग्स वगैरह आप लेते हो, वो क्या होती है, सारी एनसेड्स होती हैं। इनके ज़्यादा लेने से क्या होता है सर, ये अल्सर कॉज कर सकता है, इनका साइड इफेक्ट होता है अल्सर। ओके, दूसरा अपन लिखते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से भी हो सकता है अल्सर। एल्कोहल बहुत ज़्यादा कंजप्शन करने से अल्कोहल होते हैं, इसका क्या बोलते हैं, सॉरी, अल्सर हो सकते हैं। एस्पिरिन ड्रग्स को अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, उसका भी क्या होता है सर, ये अल्सर कॉज कर सकता है। फैमिली हिस्ट्री है और स्ट्रेस, मैंने आपको ये सारे कॉज अभी बताया कि स्ट्रेस से भी क्या होता है, अल्सर होता है। आप बताओ मुझे स्ट्रेस से अल्सर कौन सा होता है, तो आपको पता है, मैंने अभी बताया, उसको बोलते हैं कर्लिंग अल्सर। इस तरीके से आपने क्या पढ़ लिया सर, रिस्क फैक्टर आपके हुए कम। अब सर आपने रिस्क फैक्टर पढ़ लिए हैं, तो आपको मैं बताना जा रहा हूँ, वो है सर हमारा एटियोलॉजी, क्या सॉरी हमारी है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है सर, आप समझ सकते हैं। ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि हमारा मेन कारण कौन था, एच पायलोरी बैक्टीरिया था, स्पाइरल सेप था, ग्राम नेगेटिव था। वो क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ म्यूकोसल लेयर, यानी कि जो गैस्ट्रिक होती है उसके सबसे इनर वाली लेयर, उसको क्या करता है सर, ये ब्रेक डाउन करता है, जिससे क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ एचसीएल, एचसीएल का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये क्या करेगा, एचसीएल म्यूकस लेयर के अंदर आ जाएगा, और ये क्या करेगा, टिश्यू सेल को क्या करेगा, वहाँ पर डैमेज करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा, और वहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्सर बन जाएगा, दैट इज नोन एज पेप्टिक अल्सर। तो ये हमने क्या बता दिया, पैथोफिजियोलॉजी बता दी सिंपल वे। अब देखो फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या इसको साइन सिम्टम बोलते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ कि गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। आपने सुना होगा कि अल्सर के अंदर ऐसा भी आपने होता है कि एक व्यक्ति खाना खाता है तो पेन होता है, खाना खाने के, एक तो खाना खाने पर पेन होता है, खाना खाने के बाद में पेन ठीक हो जाता है, तो खाना खाने से पेन होता है, खाना खाने से ठीक भी हो जाता है। ऐसे अल्सर को क्या बोलते हैं सर, ऐसे अल्सर को ही तो बोलते हैं गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर। अब लेट वी कैन बी डिफरेंशिएट अबाउट द गैस्ट्रिक एंड द ड्यूडेनल अल्सर। तो साथ बने रहना, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन प्रेस जरूर दबाते रहना, और सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना ना भूले। अब देखिए सर, गैस्ट्रिक अल्सर में आपको बता देता हूँ। गैस्ट्रिक अल्सर में आपने बता कि पेन कैसा होता है। पहली बात, यहाँ होता है शार्प पेन होता है, और ये किस जगह पर होगा, इन लेफ्ट ऑफ मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन। मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन की लेफ्ट साइड में क्या होगा, पेन होगा। और उसके साथ साथ में ये पेन अक्कर होता है 30 to 60 मिनट आफ्टर मील। खाना खाने के 30 से 60 मिनट के बाद ये पेन क्या होता है सर, अक्कर हो जाता है। फूड इंजेक्शन इंक्रीज पेन, व्यक्ति खाना खाएगा तो पेन बढ़ेगा। अब देखो सर, मैंने आपको भी बात बताई, कोई बात होने वाली है। फूड इंजेक्शन करने से अगर पेन बढ़ता है, दैट इज नॉट गैस्ट्रिक अल्सर, सीधा आपको फाइंडिंग मिलेगी। और यहाँ पर लिखा है एक और बात, हिमेटेमेसिस, इसका मतलब होता है कि वॉमिटिंग इन द ब्लड, सॉरी ब्लड इन वॉमिटिंग नहीं, गलत बोल दिया मैंने, ब्लड इन वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के अंदर अगर ब्लड आ रहा है, इसको बोलते हैं सर हिमेटेमेसिस। और ये फाइंडिंग किसके साथ, गैस्ट्रिक अल्सर की है। अब मैं बात करता हूँ सर ड्यूडेनल अल्सर की, तो इसकी हिस्ट्री अवर्निंग विद पेन एट नाइट, रात में अगर पेन हो रहा है, इसका मतलब कैसा है, वो ड्यूडेनल अल्सर है। इसका पेन कैसा होता है, बर्निंग, जलन वाला पेन होता है, जले से दिल जले वाला पेन होता है। दिल जले पेन, डी से दिल जले और डी से ड्यूडेनल, याद रखने के लिए तरीका है सर, ये मेरे पीके ट्रिक्स हैं। सोलंकी नर्सिंग क्लास से एक बार आपको फिर से स्वागत करता है। अब बात करते हैं सर, इन मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन एरिया के अंदर होता है, और ये पेन स्टार्ट कब होगा, 1.5 से 3 घंटे बाद, आफ्टर अ मील, ड्यूरिंग नाइट में, और आफ्टर मील। आप देखो सर, पहली बात क्या बोला, 1.5 से 3 घंटे आफ्टर मील, और साथ में क्या बोला, एंड में क्या बोला, ड्यूरिंग नाइट में। ऐसा पेन क्या होता है सर, ड्यूडेनल अल्सर कहलाता है। पेन इन ऑफन रिलीव बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, ध्यान रखना, व्यक्ति खाना खाएगा तो पेन ठीक होगा, खाना खाएगा तो ठीक होगा, इसका मतलब ड्यूडेनल अल्सर। खाना खाने पर पेन होता है तो उसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर। ओके, आगे बात करते हैं सर, इसमें क्या मिलेगा सर, इसमें फाइंडिंग मिलेगी आपको मेलेना। मेलेना क्या होता है सर, स्टूल के अंदर ब्लड का आना, ये कहलाता है मेलेना। और सर मेलेना फाइंडिंग इसकी होती है, ड्यूडेनल अल्सर की होती है। इस तरीके से हमने इसको दोनों को अच्छे से आपको डिफरेंशिएट कर लिया, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर। ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ फीडबैक में जरूर बताना कि सर हमें समझ में क्या अच्छे से समझ में आ गया। और इसी एनर्जी के साथ मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आने वाला हूँ, ताकि आपके जो एग्जाम जो आने वाले हैं उस एग्जाम में आपको बहुत ये इंपॉर्टेंट हेल्प मिलेगी, और क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को फॉरवर्ड करा जाओगे। इतना विश्वास मुझे और आपको दोनों को होना चाहिए। आगे बात करते हैं सर, इसके और साइंस सिम्टम क्या होंगे, रिजिड और रिबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलेगी, और क्या सर पायरोसिस, हर्ट बर्न आपको देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया होने को मिलेगा, वेट लॉस मिलेगा सर। और आगे बात करें सर यहाँ पर और क्या हो सकता है सर, देखिए वाटर ब्रॉथ। वाटर ब्रॉथ क्या होता है, रीगजिटेशन ऑफ सोर फ्लूइड इन द माउथ। वाटर ब्रॉथ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसका मतलब क्या होता है, रीगजिटेशन का मतलब क्या होता है कि फूड जो पार्टिकल कंटेन स्टोमक के अंदर, वो क्या होंगे, बार बार आपके मुंह में आएंगे, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं। और फ्लूइड कैसा, सोर फ्लूइड आएगा मुंह माउथ के अंदर, उसको बोलते हैं वाटर ब्रॉथ। ये सारे क्या है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं, या साइंस सेंटर मैंने आपको बता दिए।
नेक्स्ट वन बात करने वाले डायग्नोसिस की। अब डायग्नोसिस कैसे करना है? डायग्नोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस जो होता है इसका होता है, पहला वो होता है यूरिया ब्रीथ और दूसरा होता है फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट। ये दो प्रकार के होते हैं। इन दोनों डायग्नोसिस को अपन समझते हैं। पहला यूरिया ब्रीथ क्या होता है, देखिए सर, यूरिया ब्रीथ टेस्ट कैसे किया जाता है? यूज टू डिटेक्ट एच पायलोरी। एच पायलोरी को कंफर्मेटिव टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, यूरिया ब्रीथ टेस्ट करते हैं। ये क्या करता है, एच पायलोरी जो होता है ना वो यूरियस सिक्रेशन करता है। कौन किसका करता है? यूरियस का सिक्रेशन करता है। और ये ब्रेकडाउन ऑफ यूरिया, यूरियस क्या करता है, यूरिया का ब्रेकडाउन करता है और यूरिया कन्वर्ट किस में हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी क्या होती है, मैकेनिज्म होती है एच पायलोरी की। अब बात करिए सर, देखो अब इसको अपन को टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे सर? देखिए सर, यहाँ पर लिखा एच पायलोरी प्रोड्यूस एंजाइम्स कॉल्ड यूरेज एंड विच ब्रेक डाउन ऑफ यूरिया इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। अब क्या करना है, क्लाइंट को आपको कंज्यूम करना है, एक कैप्सूल देना है, किसका, कार्बन लेवल यूरिया का आपको देना है। और व्यक्ति क्या करेगा, वो लेने के बाद में उसको बोलना है कि अब प्रोवाइड ब्रीथ का उसको सैंपल लेना है। अब ब्रीथ का सैंपल कब लेंगे, 10 से 20 मिनट बाद में लेना है। अब ये जब लेगा तो इसका आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, उस रिजल्ट को अपन समझते हैं। देखिए, इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ एच पायलोरी इन द स्टोमक। अब स्टोमक के अंदर एच पायलोरी है कि नहीं, इसको इंडिकेट करने के लिए अब अपन क्या करने वाले सर, देखो अपन 20 मिनट हो गए, अब उसको चेक करते हैं। पहला बैलून उसको बोलना है ब्रीथ